आज की चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या जिसे हम प्यार से सीबीटी कहते हैं। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक बेहद जटिल इंजन की तरह है ना? ये लगातार चल रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है और हमारी भावनाओं को ड्राइव कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर इस इंजन के कुछ पुर्जे यानी हमारे विचार गलत तरीके से काम करने लगें? अच्छी खबर यह है कि इस इंजन की मरम्मत बिल्कुल मुमकिन है। चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। अब मानव मन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को देखते हैं। हवा में झूलने वाली एक अम्यूजमेंट पार्क राइड की कल्पना कीजिए। स्थिति बिल्कुल एक ही है, लेकिन किसी एक इंसान के लिए ये परम रोमांच है तो किसी दूसरे के लिए ये शुद्ध आतंक। ऐसा क्यों होता है? सीक्रेट इस राइड में नहीं है, बल्कि उन विचारों में छिपा है जो उस पल उनके दिमाग में दौड़ रहे होते हैं। स्थिति हमारी भावनाओं को तय नहीं करती, बल्कि उस स्थिति को लेकर हमारे विचार ये तय करते हैं। चूंकि सीबीटी खुद बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और टू द पॉइंट होती है, इसीलिए हमारी आज की चर्चा भी बिल्कुल वैसी ही होगी। आज हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, सीबीटी का मुख्य विचार। दूसरा, इसका इतिहास और प्रमुख सिद्धांत। तीसरा, गहन अवधारणा या इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। चौथा, सोचने की सामान्य गलतियां। और अंत में, एक थेरेपी सेशन के अंदर असल में क्या होता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। भाग 1, सीबीटी का मुख्य विचार। यहां हम बुनियादी संज्ञानात्मक मॉडल यानी बेसिक कॉग्निटिव मॉडल को समझेंगे, जो इस पूरी थेरेपी की नींव है। ये मॉडल मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करता है। चरण 1, स्थिति। चरण 2, स्वचालित विचार, यानी वो थॉट्स जो अपने आप आते हैं। और चरण 3, प्रतिक्रिया। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सुबह बिस्तर से उठने की स्थिति है। उसी पल अचानक दिमाग में एक विचार आता है, मैं बहुत बड़ा लूजर हूं, उठने का कोई फायदा नहीं है, आज का दिन भी बेकार ही जाएगा। अब इसका सीधा असर क्या होगा? प्रतिक्रिया ये होगी कि इंसान बेहद थका हुआ महसूस करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और बिस्तर में ही पड़ा रहेगा। देखा आपने, सिर्फ एक विचार नहीं, पूरी वास्तविकता तय कर दी। भाग 2, इतिहास और प्रमुख सिद्धांत। मनोविश्लेषण से एक्शन तक। ये कमाल का मॉडल रातों रात नहीं बन गया था। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास और कुछ सख्त क्लिनिकल नियम हैं। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर A.T. बेक से, जिन्होंने शुरुआत एक मनोविश्लेषक के रूप में की थी। पुराने तरीकों में क्या होता था, सपनों का विश्लेषण किया जाता था या बचपन के ट्रॉमा को खंगाला जाता था। लेकिन उन्होंने एक क्रांतिकारी बदलाव किया। अतीत की गहराइयों में जाने के बजाय उन्होंने इंसान के वर्तमान स्वचालित विचारों को पहचानने पर फोकस किया, और सच में ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। 1977 के एक बड़े क्लिनिकल ट्रायल ने साबित कर दिया कि ये नई कॉग्निटिव थेरेपी उतनी ही असरदार थी जितनी कि उस समय की दवाइयां। अब बात करते हैं इसके सिद्धांतों के, जो बेहद सक्रिय हैं। इसके लिए थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच एक बहुत ही सहयोगात्मक और मजबूत रिश्ता होना जरूरी है। ये फिल्मों वाला वो सीन बिल्कुल नहीं है जहां क्लाइंट काउच पर लेटकर बोल रहा है और थेरेपिस्ट चुपचाप सुन रहा है। बिल्कुल नहीं। इसमें सक्रिय भागीदारी होती है, वर्तमान समस्याओं पर जोर दिया जाता है, और हाँ, इसमें निर्देशित खोज के साथ साथ बाकायदा होमवर्क भी मिलता है जिसे पूरा करना ही होता है। भाग 3, गहन संज्ञानात्मक अवधारणा, या कह लें दिमाग का फिल्टर। अब जब हम इंजन की बेसिक वर्किंग समझ चुके हैं, तो चलिए दिमाग के उन सॉफ्टवेयर बग्स को समझते हैं जो असल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहां एक पैकमैन गेम की तरह सोचें। हमारी मूल मान्यताएं यानी कोर बिलीव्स बिल्कुल उसी तरह वास्तविकता को फिल्टर करती हैं। अगर दिमाग में यह गहरी बात बैठ गई है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तो यह पैकमैन उन सभी नकारात्मक अनुभवों को मजे से निगल लेगा जो इस बात को सच साबित करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर कोई गलती हो जाना। लेकिन जब कोई बहुत अच्छी बात होती है, मान लीजिए बॉस से कोई बड़ी तारीफ मिल गई, तो यह फिल्टर उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा और कहेगा, अरे ये तो बस किस्मत थी, मैं इसके लायक थोड़ी हूं। यह सचमुच हमारे देखने का नजरिया ही बदल के रख देता है। आमतौर पर ये जो नेगेटिव कोर बिलीव्स हैं, इन्हें हम 3 प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है लाचारी, जहां लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा। दूसरी है खुद को प्यार के अयोग्य समझना, ये सोचना कि मुझे कोई अपनाएगा नहीं। और तीसरी है खुद को पूरी तरह से बेकार समझना, यानी ये मान लेना कि मैं अच्छी चीज़ों के लायक ही नहीं हूं। ये मान्यताएं मिलकर सूचनाओं को प्रोसेस करने का एक पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड या कहें विकृत तरीका बना देती हैं। भाग 4, सोचने की सामान्य गलतियां, निष्क्रिय धारणाएं।
ये इस चर्चा का सबसे दिलचस्प और तेज तर्रार हिस्सा है। आसान शब्दों में समझें तो ये सोचने की वो गलतियां हैं जहां हमारे विचार और वास्तविकता का आपस में कोई तालमेल ही नहीं होता। चलिए इन थिंकिंग एरर्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहली है चयनात्मक अमूर्तन या सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। ये ऐसा है जैसे अंधेरे में सिर्फ एक टॉर्च जलाना और पूरी स्थिति को इग्नोर करके केवल एक छोटे से नेगेटिव पहलू पर फोकस करना। उदाहरण के लिए, एक पार्टी में सबने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन सिर्फ एक सहकर्मी ने हेलो नहीं कहा, और दिमाग ने क्या निष्कर्ष निकाला? मेरी तो पूरी शाम ही बर्बाद हो गई। टॉर्च सिर्फ उस एक नेगेटिव पॉइंट पर चमक रही है। अगली गलती है अति सामान्यीकरण या ओवर जनरलाइजेशन। जरा एक ऐसे कुत्ते की कल्पना करें जो खुद को बिल्ली समझ बैठा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं। तर्क में इतनी बड़ी छलांग हम इंसान भी अक्सर लगाते हैं। अगर कोई एक छोटे से टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो तुरंत ये मान बैठता है कि मैं तो अब जिंदगी की हर परीक्षा में फेल होने वाला हूं। एक छोटी सी घटना से इतना बड़ा और नेगेटिव निष्कर्ष निकाल लेना बिल्कुल इलॉजिकल है। इसके बाद नंबर आता है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का। इसमें बीच के सारे ग्रे एरिया गायब हो जाते हैं। चीजें या तो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं या बिल्कुल बकवास। जैसे अगर किसी के पिता ने उसे कल किसी बात पर डांट दिया तो दिमाग सीधे ये कंक्लूजन निकालता है कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। बीच का कोई रास्ता ही नहीं बचता, बस एक्सट्रीम सोच हावी हो जाती है। अब विनाशकारी सोच या कैटास्ट्रोफाइजिंग को समझना तो बहुत ही जरूरी है। यह विचारों की एक ऐसी बेलगाम ट्रेन है जो बिना पटरी के दौड़ती है। मान लीजिए एग्जाम में सिर्फ C ग्रेड आ गया। अब दिमाग कैसे भागेगा? मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फिर मुझे भारी लोन लेना पड़ेगा और कुछ ही सेकंड्स में निष्कर्ष निकलेगा कि बस मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। ये बिना किसी ठोस सबूत के सीधे सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर लेना है। और सोचने की इन गलतियों की लिस्ट को हम खत्म करेंगे माइंड रीडिंग के साथ। ये मान लेना कि हमें पक्के तौर पर पता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर बात करते समय सामने वाले ने अपनी घड़ी देख ली तो हम तुरंत मान लेते हैं कि अरे मैं उसे पक्का बोर कर रहा हूं, जबकि असलियत में हो सकता है कि उसे बस ये जानना हो कि टाइम क्या हुआ है। कितनी आसानी से हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, है ना? भाग 5, एक CBT सेशन के अंदर समाधान को संरचित करना। अब तक हमने इंजन के सारे डिफेक्टिव पार्ट्स और बग्स को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन क्लिनिक के अंदर इन्हें फिक्स कैसे किया जाता है। आइए समझते हैं कि एक CBT सेशन के बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या होता है। एक CBT थेरेपिस्ट के पास औजारों का एक पूरा टूल बॉक्स होता है। इसमें नेगेटिव विचारों को पहचानने और उन्हें बदलने के लिए कॉग्निटिव रणनीतियां शामिल होती हैं। फिर व्यवहारिक रणनीतियां आती हैं, जैसे कोई नई एक्टिविटी शेड्यूल करना या एक्सपोजर थेरेपी। इसके अलावा माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन जैसी तकनीकें भी हैं। अब कौन सा टूल कब इस्तेमाल होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी गंभीर है और इंसान खुद काम करने के लिए कितना मोटिवेटेड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि CBT सालों साल चलने वाली कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं है। इसकी एक बहुत ही स्पष्ट और गोल ओरिएंटेड टाइमलाइन होती है। शुरुआती 2 से 3 सेशन में बस समस्या को समझा जाता है। फिर अगले 15 से 20 सेशन में पहले लक्ष्य को लेकर जमकर और सक्रिय रूप से काम किया जाता है। और अंत में 3 से 5 सेशन थेरेपी को सही तरीके से क्लोज करने और ये पक्का करने के लिए होते हैं कि समस्या भविष्य में वापस ना आए, जिसे हम रिलैप्स प्रिवेंशन कहते हैं। अगर हम जूम इन करके सिर्फ एक 50 या 60 मिनट के सिंगल सेशन को देखें तो उसका स्ट्रक्चर भी बहुत टाइट होता है। शुरुआत के 15 मिनट पिछले हफ्ते की समीक्षा और मूड चेक में जाते हैं। फिर 25 मिनट सक्रिय रणनीतियों पर फोकस किया जाता है। इसके बाद अगले 10 मिनट नया होमवर्क सेट करने के लिए होते हैं और आखिर के 10 मिनट सिर्फ फीडबैक के लिए। ये सचमुच एक बहुत ही फोकस्ड और प्रोडक्टिव अप्रोच है, जो हमें आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत तक ले आता है। आज हमने देखा कि कैसे हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। तो जाने से पहले एक छोटा सा होमवर्क हम सभी के लिए। अगली बार जब भी कोई चुनौती सामने आए और दिमाग का वो भावनात्मक इंजन पूरी स्पीड में दौड़ने लगे, तो बस एक पल के लिए रुकिए। खुद से पूछे कि उस समय दिमाग में कौन से स्वचालित विचार चल रहे हैं। क्या वे सचमुच सच हैं या सिर्फ सोचने की कोई गलती? क्योंकि याद रखिए, अपने विचारों को पकड़ना ही उस इंजन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का पहला कदम है। सोच बदलती है तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।